हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। हम भारत के संविधान और पॉलिटी के अंतर्गत, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस सेगमेंट के अंतर्गत जो संविधान का भाग 3 है, जिसको मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स वाला जो पोर्शन है, जो कि एक नागरिक के तौर पर हमें बेहद अच्छे तरीके से समझना चाहिए, वो वाला सेगमेंट हम शुरू करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है, सीधे हम इसी बिंदु पर आते हैं। इसका नाम है मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में जाना जाता है। तो मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में जाना जाता है, उसके अपनी कुछ बेहद महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको हम समझेंगे। तो जब मूल अधिकार की बात होती है, तो ये जो मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकार, अगर हम संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जिनको फंडामेंटल राइट्स के रूप में जाना जाता है, वो भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं और इनको, जैसा कि मैंने बताया, मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसकी बात की जाए तो इसके अंतर्गत, जैसे कि मैंने भाग 3 बताया, अभी तक हमने इससे पहले नागरिकता वाला जो पोर्शन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि भाग 2 के अंतर्गत जो अंतिम अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 11 है। तो उसी से अगला अनुच्छेद जो आता है, आर्टिकल 12, यहां से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का जितना भी पोर्शन है, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन कहलाता है। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार का पोर्शन कहलाता है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक कि भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आने वाला आर्टिकल 12 और आर्टिकल 35 एक हमारे पास बेहद महत्वपूर्ण संदर्भ है, जिसको हमें देखना है। अब सीधे इन आर्टिकल्स को हमें देखने से पहले, क्योंकि ये मौलिक अधिकार हैं, ईच एंड एवरी आर्टिकल्स को हमें देखना पड़ेगा, उससे पहले कुछ बेहद महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते हैं। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स जिसको हम कहते हैं, ये एक तरीके से नागरिकों की हितों की रक्षा करने के लिए भारत के संविधान में दिए गए हैं। तो भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए ये अनुच्छेद दिए गए हैं। और इसमें ना केवल नागरिकों की बात होती है, बल्कि इसमें जो विदेशी व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे हमारे पास मूल अधिकार हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 हो गया, इसके अलावा अनुच्छेद 17 हो गया, अनुच्छेद 18 हो गया। ये सारे अनुच्छेद जो हैं, इसी के अलावा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक की जो स्थिति है, वो विदेशियों के लिए भी है, और अनुच्छेद 20 और 21 भी विदेशियों के लिए हैं। तो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि नागरिकों के हितों की रक्षा से संबंधित जितना भी पोर्शन आता है, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो पहली चीज़ तो ये, और दूसरा, हमें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ये समझना होगा कि इनको
ये हमें देखना है कि दूसरी बात यहां पर हमें ये देखना है कि इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा यानी कि एक प्रश्न यह आया कि भारत के संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, तो वो भाग 3 है जिसको हम मूल अधिकारों वाला सेगमेंट कहते हैं। तो एक बात तो इससे संबंधित हमने ये देखी कि इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो उसमें जो मूल अधिकार वाला पोर्शन है वो बिल ऑफ राइट्स के रूप में शामिल किया गया है और इसी से प्रभावित होकर ये सारा पोर्शन हमारे संविधान में लिया गया है। मतलब इसको हमने संविधान के स्रोत के अंतर्गत देखा था कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकारों वाला भाग है वो अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बिल ऑफ राइट्स के रूप में देखा जाता है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक प्रकार का अधिकार पत्र। तो ये हमारे पास कुछ बातें थीं। तो एक पहला हमने नागरिकों के हितों और विदेशियों के हितों की बात देख ली, और दूसरा हमने देखा कि जो हमारे पास मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये जो हमारा अधिकार पत्र है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो बिल ऑफ राइट्स वाला पोर्शन है उससे प्रेरित है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरा पॉइंट एक देखें, इसको मैं यहाँ बताता हूँ, तो एक जो नाम है इसमें मूल या मौलिक जिसको कहा गया है, इन अधिकारों को क्या कहा गया है, मौलिक या मूल कहा गया है। ये इसलिए कहा है क्योंकि ये व्यक्ति, क्योंकि इसमें नागरिक भी आ रहे हैं, विदेशी भी आ रहे हैं, तो व्यक्ति के बहुमुखी विकास मतलब उसके आध्यात्मिक, उसके नैतिक, उसके सांस्कृतिक, उसके बौद्धिक, तमाम तरीके का जो आयाम है, बहुआयामी विकास जो है वो इससे संबंध रखता है। जैसे कि अगर बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष एक तरह की पार्शियलिटी दिखाई जाती है तो उसकी जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो सकती है। अगर उसको जीने के अधिकार को छीन लिया जाए तो वो अपने जो आर्थिक सामाजिक संसाधन हैं वो नहीं प्रिजर्व कर पाएगा। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अगर अधिकार ना दिया जाए तो उसको दिक्कत होगी, उसकी धर्म और उसकी संस्कृति को बचाने का अधिकार उसे नहीं देगा। तो इस तरीके से ये सारे जो अधिकार हैं वो किसी व्यक्ति के चहुमुखी विकास, बहुमुखी विकास को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको मूल कहा गया है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले भाग में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों को देखा है, उसको मैं यहाँ पर बताऊँ तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का जो भी पोर्शन है वो मूल अधिकार के रूप में जाना जाता है। वह मूल अधिकार जिसको अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। तो भारत में जो मूल अधिकारों वाला पोर्शन है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, वहीं से लिया गया है वो विचार जो है। ये जो मूल अधिकार होते हैं ये मूल इसलिए हैं क्योंकि ये व्यक्तियों को, जिसमें नागरिक भी शामिल हैं, विदेशी भी शामिल हैं, सभी के बहुमुखी विकास से संबंधित हैं। तो ये वाला जो पोर्शन हमने यहाँ पर देखा तो इसमें नागरिक भी शामिल हैं और विदेशी, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हमारे पास मूल अधिकार के ऐसे हैं जो केवल और केवल नागरिकों से जुड़े हैं, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। जिनकी लिस्ट अगर बनाई जाए तो आर्टिकल 15, 16, 19 जो केवल नागरिकों के लिए, तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये मिलनी हमारे पास ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल नागरिकों के लिए हैं। ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो एक तरीके से
नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए होता है। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। राज्य कोई ऐसा अगर वो कानून बनाता है जिससे कि इस तरह के अधिकार, इस तरह की जो हित हैं लोगों के प्रभावित हों, तो इसके बचाव के लिए सीधे न्यायालय में शरण ली जा सकती है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं नागरिकों के हितों की और विदेशियों के हितों की रक्षा। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये हमारे पास 3 और 2 5 ये हमारे पास पोर्शन बचे हुए हैं। अगला जो है वो है भारत का मैग्ना कार्टा, जिसको अधिकार पत्र कहते हैं। अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा यानी कि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से ये पोर्शन लिया गया है। तो यहाँ तक का हमने एक पॉइंट यहाँ कवर किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो यहां पर अगला जो पॉइंट होगा वो होगा भारतीय संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मूलतः 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए थे। उनको हम एक लिस्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारे पास मूल अधिकार है जो कि संविधान में प्रदान किया गया है वो है समता का अधिकार। इसको हम समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक का पोर्शन शामिल किया गया है। तो 7 जो हमारे पास अनुच्छेद है उसमें पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके आगे हम देखेंगे भाषाई एवं जो अल्पसंख्यक हैं उनसे संबंधित कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत के संविधान में ये जो लिस्टिंग है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो ये भाषाई अल्पसंख्यक हैं, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, इनसे जुड़ा हुआ एक हम बात कर सकते हैं इसके लिए कि इनको संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। और फिर इसके बाद अगर हम अगला पोर्शन बात करें यानी कि ये 4 पॉइंट होगा, तो यहाँ पर जो अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिए गए थे मूलतः उसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। तो मूलतः संपत्ति का अधिकार शामिल था। इसके अलावा जो हमारे पास 7वां मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों
का अधिकार। तो इस तरीके से हमने अपने इस दूसरे सेगमेंट के अंतर्गत पूरी लिस्ट देखी है। हमारे पास कितने तरीके के एक तरीके से हमारे पास कितना बड़ा पोर्शन मूल अधिकारों का इसमें दिया गया है, इसके पार्ट्स हमने देखे हैं। तो यहाँ हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जब हम समता के अधिकार की बात करते हैं तो समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक का पोर्शन इस समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक का पोर्शन इसी के भाग के अंतर्गत आएगा। फिर एक अधिकार अगला जो है जिसको हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस शोषण से विरुद्ध जो अधिकार है इसके अंतर्गत जो हमारा भाग आता है वो आता है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक का पोर्शन। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले भागों में हमें अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक का पोर्शन इसके अंतर्गत आता है। ये हमें लाइन से याद रखने चाहिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत सारे अनुच्छेदों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे अनुच्छेदों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनको हमें वर्बली एकदम टू द पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता के बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भी हमारे संविधान में दिए गए हैं। इसके अंतर्गत आर्टिकल 29 और 30 शामिल किया गया है। ये जो हमारे पास संपत्ति का अधिकार है ये मूलतः संविधान में शामिल था, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद था वो अनुच्छेद 31 हुआ करता था। अब ये इसकी क्या स्थिति है इसको अभी हम समझ लेते हैं। दरअसल जैसा कि मैंने बताया कि मूलतः हमारे संविधान में संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में जाकर यहाँ पर हम देखेंगे कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार वाला मूल अधिकार है इसको समाप्त कर दिया गया है और अब हमारे पास टोटल 6 मूल अधिकार देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं और जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति से जुड़ा उसको भाग 12 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है आर्टिकल 300 का उसके अंतर्गत इसको जोड़ दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ लाइनें हमें पता चल रही हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो हमारे पास मूल अधिकारों का पोर्शन है वो मूल अधिकार जो मूलतः संविधान में 7 मूल अधिकार हैं। ये जो 7 मूल अधिकार हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, इन 7 मूल अधिकारों को हमें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है और इसको भी बस एक ऊपरी तौर पर हम समझ रहे हैं। और इसमें हमने देखा कि जो संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार के रूप में, अब वो मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार तो है, किसी की संपत्ति बेवजह नहीं छीनी जा सकती है और अगर छीनी गई है तो उसको काफ़ी सारे हर्जाने देने पड़ते हैं। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार से हटा दिया गया है और अब मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। इसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको भाग 12 के अंतर्गत, यहाँ हम देख सकते हैं भाग 12 के अंतर्गत
आर्टिकल 300 क में शामिल कर लिया गया है। तो ये संपत्ति के अधिकार से जुड़ी कुछ बातें थी। अब आगे देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है, इससे संबंधित जो हमारे पास अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 32 हैं। अनुच्छेद 32 किस मूल अधिकार से जुड़ा हुआ पोर्शन है? तो ये हमारे पास अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों से संबंधित एक व्यवस्था है। मतलब अनुच्छेद 32 नागरिकों, व्यक्तियों को ये अधिकार देता है कि वो इनमें से किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर, वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार तो मूल अधिकार नहीं है, जो मूलतः संविधान में 7 थे, अब क्या है, अब वर्तमान में 6 हो चुके हैं। तो इसको छोड़कर बाकी जो 6 हैं उनमें से किसी का भी उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे न्यायालय में अपने मूल अधिकारों को बचाए रखने के लिए कोर्ट का सहारा ले सकता है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो इसके आर्टिकल्स हमें याद होने चाहिए। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 शोषण से विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और इसी तरीके संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। अब हम इन मूल अधिकारों से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो सीधे हम चलते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है। तो अब एक एक करके हमें आर्टिकल्स देखने हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार आते हैं, इनसे संबंधित जो सबसे पहला अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 12, इस अनुच्छेद में क्या करा गया है, राज्य की परिभाषा प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा प्रदान की गई है। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें क्या क्या शामिल हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि हमारी जो संघीय सरकार है, जो भारत सरकार है, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। भारतीय संसद जो है वो इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो अनुच्छेद 12 से जुड़ा हुआ जो राज्य की परिभाषा वाला पोर्शन है उसमें संघीय सरकार, जिसमें संसद हो गई, ये हो गया, भारत सरकार हो गया, वो शामिल है। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके साथ साथ राज्य विधानमंडल, वो हम कह सकते हैं राज्य सरकार, तो जिसको हम स्टेट कहते हैं, स्टेट, इस स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मूल अधिकारों वाले पोर्शन के अंतर्गत शामिल हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा
यहाँ पर जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनके जो निर्णय होंगे वो भी एक तरह से जो ये निकाय होंगे स्थानीय निकाय, जैसे कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और नगर पंचायत हो गया, या नगर निगम, नगर निकाय, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो इस स्थानीय निकायों वाले पोर्शन के अंतर्गत आती हैं और ये भी एक तरीके से राज्य की परिभाषा के अंतर्गत समाहित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जितने भी विधायी या गैर संवैधानिक संगठन जैसे कि ONGC, सेल, ये जो हमने कंपनियां देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो ये जितने प्राधिकरण हैं, LIC हो गया, इसमें LIC भी शामिल है, तो ये सारे जो हमारे संगठन हैं वो भी एक तरीके से राज्य की परिभाषा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 क्या व्यवस्था करता है, इसको समझने से हमें ये देखना है कि अनुच्छेद 12 जिसको हम कहते हैं वो किन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हमने जो भी चीज़ें देखी थी उससे हम समझते हैं कि भारतीय संविधान में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के ही अंतर्गत है, मूल अधिकारों वाले सेगमेंट से जुड़ी हुई जो राज्य की परिभाषा है। तो इसमें हमारे पास जो भी पोर्शन आ रहा है, जैसे कि संघ सरकार हो गई, भारतीय संसद हो गई, ये अपने आप में एक राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली इकाइयाँ होंगी। राज्य विधान मंडल हो गए, राज्य सरकारें हो गई, ये एक तरीके से राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले भाग होंगे। तीसरे पॉइंट पर स्थानीय निकाय जुड़ जाएंगे और जितने भी हमारे पास विधायी मतलब कानून बनाकर किसी प्राधिकरण का निर्माण किया गया हो या कोई ऐसा प्राधिकरण जिसका उल्लेख संविधान में भले ना हो लेकिन वो निर्मित हुआ है विधायी आदेश से, तो वो सारी चीज़ें हमारी इसी स्टेट वाली परिभाषा से जुड़ी रहेंगी, जुड़ती है। तो ये अनुच्छेद 12 था, इसको हमने सीखा। अब हम अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 13 जो है वो न्यायपालिका को ये पावर देता है कि अगर कोई भी विधि मूल अधिकारों को समाप्त करती हो, सीमित करती हो, तो न्यायपालिका ऐसी विधि को शून्य घोषित कर सकती है। तो अगर हम आर्टिकल 13 के पूरे भाषा को देखें तो वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो आर्टिकल 12 इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसमें न्यायपालिका को शक्ति दी गई है। किस लिए? कि यदि विधि क्या करे, मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त करे, तो ये जो विधि होगी इसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये है आर्टिकल 13 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था कि अगर राज्य, अब मैं यहां पर जब राज्य बोल रहा हूं, यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाए जो विधि मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त कर दे, तो वो विधि शून्य घोषित कर दी जाएगी। तो यहाँ पर
जो हम देख रहे हैं इसमें राज्य की परिभाषा को हमने कहाँ पर देख लिया है, हमने आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 12 के अंतर्गत हमने राज्य की परिभाषा को देखा है। अब जो आर्टिकल 13 है उसको अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जिसको हम विधि कह रहे हैं ये विधि क्या होती है। राज्य तो हमने देख लिया, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होने वाली जो इकाइयां हैं उनको हमने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हुए जो अनुच्छेद 13 में उल्लेखित विधि है उसको समझते हैं। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि हैं, ये विधियां कुछ प्रकार होते हैं इनके। एक होती है स्थायी विधि, विधि का मतलब कानून, तो स्थायी विधि होती है। दूसरा अस्थायी विधि होती है, ये अस्थायी विधि होती है, अस्थायी कानून होते हैं। कुछ प्रत्यायोजित विधियां होती हैं और एक होता है कुछ प्रथाएं हो गई, उनके द्वारा कुछ विधियां परंपराएं हो गई, उनके द्वारा बनाई जाने वाली विधियां। तो इसको हम समझते हैं। दरअसल हमने राज्य की परिभाषा के अंतर्गत देखा था कि एक संसद है, एक संघीय सरकार है, तो जो और एक राज्य विधान मंडल है। तो जो कानून संसद या राज्य विधान मंडल के द्वारा बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं स्थायी विधि, यानी कि इसका जो निर्माण है या तो संसद ने कर रखा है या राज्य विधान मंडल के द्वारा ये कानून बनाया गया है। तो ये जो विधियां होती हैं इसको स्थायी विधि के रूप में जाना जाता है। दूसरा यहाँ पर जो हम देख रहे हैं अस्थायी विधि। अस्थायी विधि वो विधि होती है जो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है उसके द्वारा निर्मित होती है। तो इसका जो लाइफ लाइन होती है बहुत स्थायी नेचर की नहीं होती है। जैसे ही संसद का सत्र शुरू हो जाता है, दोनों सदन प्रभावी हो जाते हैं, तो इस अध्यादेश को संसद से या विधानमंडल से अगर वो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया है तो उसे पारित कराना पड़ता है। तो इसलिए इसको हम अस्थायी विधि के रूप में जानते हैं। अगला है प्रत्यायोजित विधि। प्रत्यायोजित विधि क्या होती है कि एक हमारी विधायिका होती है और इसी में से हमारे पास एक कार्यपालिका बनती है। ये संघ की भी कार्यपालिका होती है, राज्य की भी अपनी कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका के अंतर्गत वही सरकार जिसको हम कहते हैं भारत सरकार या पर्टिकुलर किसी एक स्टेट की सरकार, वो इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। तो यही जो कार्यपालिका है जिसको हम कहते हैं सरकार, ये सरकार कभी कभी ये जो स्थायी विधियां हैं या अध्यादेश हैं उनको जमीन पर लागू कराने के लिए कई तरह के अधिनियम, विनियम, नियम, आदेश जिसको हम शासनादेश कहते हैं, ये सारे लागू करवाती हैं, ये सारे जारी करती हैं। तो नियम, विनियम, आदेश हो गया, शासनादेश हो गया, ये सारी चीज़ें एक तरह से प्रत्यायोजित विधि के रूप में जानी जाती है। तो संविधान में हमने इतनी तरह की विधियों की बात करी। प्रथाएं भी कुछ होती हैं, जैसे कि खाप पंचायत की बात की जाए, उसके द्वारा कोई ऐसा नियम बना दिया जा रहा है या कोई और स्थानीय कोई ऐसा प्रथा है, परंपरा है जिससे कि मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या होंगे, सीमित कर दिए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे। तो अनुच्छेद 12 जो आर्टिकल 12 है, वो आर्टिकल 12 जो है वो हमें राज्य की परिभाषा देता है, और जो आर्टिकल 13 है उसमें जो विधि जोड़ी गई है उसमें हमने देखा उसमें संसद और विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं जिनको स्थायी विधि कहते हैं वो भी शामिल है। और दूसरी तरफ
कुछ अस्थायी विधियां यानी कि अध्यादेश भी शामिल हैं। प्रत्यायोजित विधि मतलब कि इसमें अधिनियम, विनियम और इसके साथ साथ कुछ अन्य पोर्शन भी शामिल हैं, प्रथाएं, परंपराएं भी शामिल हैं। तो अनुच्छेद 13 को हमने यहाँ पर देखा है। थोड़ा अनुच्छेद 13 जो यहाँ बताया गया है इसको हम और थोड़ा गहराई से देखेंगे। तो अनुच्छेद 13 की अगर बात की जाती है तो अनुच्छेद 13 को हल्का सा हमें समझना होगा कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी हैं जो समझने योग्य यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 जिसको हमने यहाँ पर देखा कि अगर कोई ऐसा कानून राज्य बना देता है, अब दो शब्द हम समझ चुके हैं, एक राज्य और दूसरा विधि या कानून। जब राज्य कहा जाएगा तो उसमें केंद्र, राज्य सब शामिल रहेंगे, जो उसकी इकाइयाँ हैं, स्थानीय निकाय हैं, वो सारा हमने देखा है। और कानून को भी हमने स्थायी, अस्थायी, प्रत्यायोजित कानून के रूप में देखा है। तो जब कोई राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जिससे कि मूल अधिकार प्रभावित हों तो उसका क्या स्थिति होगी, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 13 में हैं। एक आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 1 है, वो खंड 1 है, वो संविधान पूर्व कानूनों से संबंधित है। मतलब भले हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से हम गणतंत्र बने और ये जो संविधान था इसके कई सारे प्रावधान जो हैं वो पहले से निर्मित कानूनों से लिए गए हैं और वो कानून जो हैं वो देश में पहले से चलते आ रहे हैं। आईपीसी, सीआरपीसी के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी, वो जितने भी कानून हैं वो संविधान लागू होने के दिन अगर उन कानूनों का कोई नेचर ऐसा हो जिससे कि मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दिए गए हैं वो प्रभावित हो रहे हों, तो ऐसे कानून क्या होंगे? वो कानून, मतलब इसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ हैं वो विधि शून्य हो जाएंगे। वो विधि शून्य हो जाएंगे यदि वो क्या करते हों, फंडामेंटल राइट्स, इसको इंग्लिश में शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं कि अगर वो हमारे कानून फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? विधि शून्य हो जाएंगे। तो ऐसा किस में लिखा गया है? आर्टिकल 13(1) में। इसी तरीके से आर्टिकल 13 खंड 2 जो है वो इस समय के संविधान पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब संविधान निर्माण के पश्चात जो कानून बने हैं उनसे संबंधित है। ये भी वही है कि अगर कोई कानून है वो मूल अधिकार का एक तरीके से अगर मूल अधिकारों को सीमित करता है तो वो समाप्त होगा। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण एक केस है, भीकाजी नारायण केस, उसको थोड़ा समझना होगा। तो इससे संबंधित यहाँ पर हमारा एक वाद है। जब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं तो मूल अधिकारों के अंतर्गत हमें कई सारे केसेस थोड़े पढ़ने होते हैं जो कि पेपर्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको हमें अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये जो मामला है भीकाजी नारायण केस का, तो ये भीकाजी नारायण केस जो है इसमें न्यायालय के द्वारा ये कहा गया
काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ लिखी नहीं जा सकती हैं, उनको मैं वर्बली बता रहा हूँ कि भीकाजी नारायण केस में न्यायालय ने ये व्यवस्था करी कि यदि कोई विधि मूल अधिकारों को सीमित करती हो, समाप्त करती हो, तो वो पूरी विधि शून्य नहीं होगी, बल्कि उस कानून का वो हिस्सा जो कि मूल अधिकारों से टकरा रहा हो, तो वही हिस्सा एक तरीके से डोरमेंट किया जाएगा, निष्क्रिय किया जाएगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्रिंसिपल कह दिया जाता है इसको, इसके लिए हम कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स कहा जाता है। मतलब इंग्लिश में इसको याद रखना आसान है, मैं इसीलिए लिख देता हूं डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स। मतलब ये ग्रहण है एक तरह का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये कानून है, उसकी अपनी एक भाषा है, उसमें से अगर इतना पोर्शन जो है वो किससे टकरा रहा है, फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकारों से, तो इतना जो भाग होगा, ये जो पोर्शन हमारे पास होगा, ये एक तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे ढक लिया जाएगा इसको, एक तरह से उतना पोर्शन ढक देंगे, तो इसीलिए इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। और ये इस आर्टिकल 13 से जुड़ा हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हमने थोड़ा सा एक पोर्शन यहाँ पर थोड़ा सा समझा। अब हम सीधे आर्टिकल 14 की तरफ बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। इस वाले पोर्शन से हमारे पास उतने प्रश्न नहीं बनते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा समझने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सीधे आर्टिकल 14 की बात करते हैं, जो कि एक तरीके से मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ पहला हमारा महत्वपूर्ण एक हमारा अनुच्छेद है। समता का अधिकार से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो आगे का हमें यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स देखने हैं। तो अगला जो हमारा आर्टिकल है, इसको कहते हैं आर्टिकल 14। तो इसमें सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि आर्टिकल 14 से संबंधित और आर्टिकल 18 तक का जो पोर्शन है वो किस में आता है। हमने देखा है समता का अधिकार वाला जो भाग है उसके अंतर्गत आता है। तो समता के अधिकार के अंतर्गत जो एक तरीके से हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 14। तो इसकी भाषा को हम देखते हैं, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकारों के सेगमेंट में जो अनुच्छेद 14 है वो ये कहता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, ये भाषा है अनुच्छेद 14 की। और इस अनुच्छेद 14 में जो स्थिति बताई गई है उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो एक तरीके से अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 14 है, उसके दो भाग हमें देखते हैं। एक तो विधि के समक्ष समता की बात होती है और दूसरी तरफ विधियों के समान संरक्षण की बात होती है। विधि के समक्ष समता
जो है ये विचार लिया गया है ब्रिटेन से, और विधियों के समान संरक्षण का जो विचार लिया गया है ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पहली चीज तो हमें यही समझ लेनी चाहिए कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो विधियों का समान संरक्षण है वो लिया गया है अमेरिका से, और विधि के समक्ष क्षमता वाला जो पोर्शन है वो लिया गया है ब्रिटेन से। दूसरी चीज ये हम समझते हैं कि जब हम इसके तात्पर्य को देखते हैं कि विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है, तो विधि के समक्ष समता का मतलब होता है एक कि विधि जो कानून है उसके सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं, उनमें किसी तरह का विशेषाधिकार नहीं होगा। तो एक तरीके से यहां पर हम समझ सकते हैं विशेषाधिकारों की समाप्ति। मतलब एक कानून जो है किसी एक व्यक्ति के लिए जो जिस तरीके से व्यवहार करता है वही कानून किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ठीक उसी तरीके का व्यवहार करेगा। मतलब एक कानून के लिए जो सजा है वो सभी के लिए बराबर होगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि उसको विशेष अधिकार हो, विशेषाधिकार हो और उसको उस अपराध के लिए उस कानून के तहत माफ़ी दे दी जाए। वो अलग स्थिति है कि राष्ट्रपति कभी एक खास परिस्थिति को ध्यान में रखकर सजा प्राप्त किए व्यक्ति की सजा माफ़ कर सकते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ हम समझ सकते हैं कि विधि जो है वो ऐसी होगी, विधि के समक्ष समता की जब बात होती है तो उसका मतलब हुआ कि एक तो विशेषाधिकारों की समाप्ति होगी, दूसरा हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कानून के समक्ष, कानून के सामने कोई भी जैसा कि अभी हमने देखा कि विशिष्ट विशेषाधिकार जो होंगे वो समान होंगे, और जो भी न्यायालय है यहाँ हम देख सकते हैं साधारण विधि, और जो न्यायालय है न्यायालय के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे। एक तो ये स्थिति हुई। तो विधि के समक्ष समता का मतलब ये हुआ, इन टोटलिटी अगर हम देखें तो विधि के समक्ष समता का मतलब ये हुआ कि कानून से ऊपर फिर कोई नहीं है, कानून सबके लिए बराबर हैं। ये उसका एक तर्क है जो कि विधि के समक्ष समता से जुड़ा हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा अगर हम देखेंगे तीसरी चीज होगा कि किसी तरह का मतलब भेदभाव नहीं होगा। विधि के समक्ष समता का मतलब ये हो गया कि किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए किसी को ज़्यादा और दूसरे को कम सजा, ऐसा नहीं हो सकता है समान परिस्थितियों में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस में शामिल हैं, वो हैं विधि के समक्ष समता में। दरअसल ये जो विधि के समक्ष समता का विचार है इसको थोड़ा सा हम ब्रिटेन से लिया गया है, और ब्रिटेन के एक जो न्यायविद हुआ करते थे जिनका नाम था डाइसी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसको कहते हैं विधि का शासन। ये जो रूल ऑफ लॉ था जिसको विधि का शासन कहते हैं, डाइसी के द्वारा दिया गया था, और इस रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत उन्होंने 3 मुख्य बातें कही थी। ये 3 मुख्य बातें, जिसमें से पहला उन्होंने ये कहा था कि जो मनमानी कानून हैं वो समाप्त होंगे, वो नहीं होंगे। जैसे कि पहले के समय में जो राजतंत्र होता था उसमें राजा की इच्छा पर निर्भर होता था कि वो किसी व्यक्ति को कितना दंड दे। तो यहाँ पर यह है कि मनमाने जो कानून हैं वो नहीं होंगे। किसी व्यक्ति को सजा केवल उल्लेखित कानूनों के अधीन ही दी जा सकती है अगर वो कोई अपराध करता है तब।
तो बिना अपराध के किसी को सजा नहीं दी जा सकती है, ये बात। दूसरा, उन्होंने इसी रूल ऑफ लॉ में विधि के समक्ष समता की बात करी थी, तो वो तो यहाँ पर देख रहे हैं। और तीसरा, उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों की बात करी थी, व्यक्तिगत अधिकारों की बात करी गई थी। तो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो डाइसी ने दिया था, और उसी विचार में से कुछ चीज़ों को, जैसे कि पॉइंट 1 को और पॉइंट 2 को क्या किया गया है, हमारे संविधान के अंतर्गत भाग अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता के रूप में जोड़ दिया गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ का एक आधार है। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत रूल ऑफ लॉ के विचार को कौन सा अनुच्छेद समाहित करता है, तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14। ये विचार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि ये एक तरीके से राज्य के जो राज्य की मतलब राज्य जिसकी परिभाषा हमने आर्टिकल 12 में देखी थी, उसके कृत्यों पर एक तरह से प्रतिबंध लगाता है। तो ये एक तरीके से कैसा विचार है, निषेधात्मक ये एक विचार हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो निषेधात्मक विचार अनुच्छेद 14 से संबंधित हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत यहाँ पर जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आर्टिकल 14 से संबंधित जो पहला भाग है विधि के समक्ष समता वाला, उसके अंतर्गत यहाँ पर बता दिया गया है। तो विधि के समक्ष समता की जब बात होती है तो विधि के समक्ष समता वाला पोर्शन जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में डाइसी, जिसने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को रखा था, रूल ऑफ लॉ में उसने बिना अपराध के सज़ा जो दी जाती थी, एक तरह से विवेकाधीन जो दंड देने की व्यवस्था थी उसका विरोध किया था। दूसरा, उसने विधि के समक्ष समता की बात करी थी। तो ये दोनों चीज़ें भारतीय संविधान में जोड़ दी गई हैं इस आर्टिकल 14 के अंतर्गत। अब इसका जो दूसरा भाग है जो यहाँ पर देखा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं विधियों का समान संरक्षण, इसको हमें देखने की ज़रूरत है। तो विधियों के समक्ष समान संरक्षण को अब हम देखेंगे। तो ये जो पोर्शन है, एक अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 के अंतर्गत दो भाग हैं, एक विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार ये विधि, मतलब जैसे कि एक विधि है वो एक तरीके से सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं करती है, वो खास तरह के लोगों के लिए खास परिस्थिति में बनाई गई है, तो वो उस परिस्थिति के अधीन आने वाले सभी लोगों पर लागू होगी। जैसे अगर ये कहा जाए कि दिव्यांग लोगों को एक परीक्षा में 3% का आरक्षण दिया जाएगा, तो ये क्या है? ये जो सामान्य लोग हैं, जो दिव्यांग नहीं हैं, उनसे एक तरह से अलग है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि वहाँ तो विधियों का समान, जो विधि के समक्ष समता है, कानून की नज़र में तो सब समान है। तो क्या वो जो दिव्यांग नहीं है और क्या वो जो दिव्यांग हैं, वो दोनों अलग अलग नहीं ट्रीट किए जा रहे हैं? तो इसलिए ये तो उल्लंघन हो गया। लेकिन नहीं, इसमें जो अगली बात लिखी है विधियों का समान संरक्षण, वो ये कहता है कि समान परिस्थिति में, मतलब इस दिव्यांग जो जितने भी दिव्यांग होंगे उससे संबंधित 3% का उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समान परिस्थिति से संबंधित अगर कोई है तो उसके साथ उस विधि के अधीन समान व्यवहार किया गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे संविधान में जहाँ से लिया गया है
वो भी एक महत्वपूर्ण जानकारी का हमारे पास स्रोत है। ये जो विचार है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और दूसरा, चूंकि इसमें क्या है कि राज्य के कृत्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधि के समक्ष समता वाला विचार है, दूसरी तरफ वो एक तरह से राज्य के लिए सकारात्मक रूप दिया गया है कि आप समान परिस्थिति में समान लोगों के साथ समान व्यवहार उस विधि के अधीन करें। तो इसलिए इसको हम कहते हैं सकारात्मक विचार इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण वाला जो पोर्शन है उसमें हमने ये दो चीजें अच्छे तरीके से समझी है। ये आर्टिकल 14 से संबंधित है। इस आर्टिकल 14 में जो हमने चीजें देखी, इसके कुछ अपवाद भी हैं। उसको हम देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में पूर्णतः सारे विशेषाधिकार समाप्त हुए हैं। एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को कुछ खास तरह के अधिकार दिए गए हैं, वो जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं। तो उसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि अनुच्छेद जो 14 है, इस अनुच्छेद 14 के अधीन आने वाले जो अपवाद हैं उनकी एक हमारे पास सूची होनी चाहिए। ये जो सूची है वो है आर्टिकल 361 में हम इसको देख सकते हैं। आर्टिकल 361 ये कहता है कि चाहे बात राष्ट्रपति की हो या राज्यपाल की, अगर हम बात करें तो खासतौर से राष्ट्रपति को अगर हम देखें पहले, तो आर्टिकल 361 के द्वारा ये कहा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में अगर उन्होंने कोई निर्णय दिया है, कोई कार्य किया है, तो वो देश में किसी न्यायालय में उसके लिए जवाबदेह नहीं होंगे। तो राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान, राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय के लिए वो किसी भी न्यायालय में क्या होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे। ये एक तरह का उनको संरक्षण दिया गया है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मर्यादा बनी रहे पद की, इसके लिए। दूसरा, किसी भी राष्ट्रपति को या राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही कोई कार्यवाही शुरू की जा सकती है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान उसकी पद की अवधि में किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं की जा सकती है, ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं क्या की गई हैं, प्रदान की गई हैं। तो ये एक तरीके से अनुच्छेद 14 के क्या हो गए, अपवाद हो गए। इसी तरीके से जो राज्य विधान मंडल की बात होती है या संसद की बात होती है, तो वहाँ जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, ये सांसद और जो विधायक हैं ये एक तरीके से क्या होते हैं, ये जो सांसद और विधायक हैं इनको सदन में जो बात वो कह रहे हैं उसके लिए वो किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। ये व्यवस्था भी हमारे संविधान के अंतर्गत की गई है। तो ये कुछ हम अपवाद देख रहे हैं जो कि विधि के समक्ष समता के एक व्यापक अपवाद के नज़र के रूप में हमारे सामने दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण अपवाद जो है वो भी हमें यहाँ पर देखना होगा कि
आर्टिकल 14 का एक महत्वपूर्ण अपवाद है, उसको समझते हैं। ये अपवाद जो है वो ये कहता है, अभी हम देखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को तो मूल अधिकारों वाले सेगमेंट से बाहर कर दिया गया है, तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। कानून तो है, वो संपत्ति छीनी नहीं जा सकती है, लेकिन वो भाग 12 के अंतर्गत एक 300A जो है 300 का वाला जो अनुच्छेद है उसमें जोड़ दिया गया है। तो इसी में हम देखेंगे कि अगर 39 ख व 39 ग, ये जो दो हमारे पास अनुच्छेद हैं किससे संबंधित? नीति निर्देशक तत्वों, नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए ये जो हमारे पास दो अनुच्छेद हैं, इन दो अनुच्छेद, मतलब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इसकी जो भाषा है वो ये कहती है कि हमारे पास ये जो दो अनुच्छेद हैं नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए, ये इसलिए हमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझने हैं कि इसका एक संदर्भ हमारे पास जुड़ता है इस अनुच्छेद 14 के एक तरीके से उसको समाप्त करने के लिए, उसको एक तरह से रोकने के लिए। तो इसमें जो है जो ये एक तरह से चीजें हैं वो संपत्ति के संकेंद्रण, भौतिक संसाधन जो हैं इनका जो संकेंद्रण है वो ना हो, उससे जुड़े हुए ये दोनों नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो ये है कि एक तो सारी की सारी संपत्ति जो है एक ही व्यक्ति के पास ना आ जाए या खास लोगों के पास ना आ जाए, या सामूहिक हित में उसका वितरण हो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अनुच्छेद 39 ख और ग में है। तो ये जो कानून है वो क्या है? अच्छा है, हित में है। तो इस बिंदु पर अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो उस कानून को बनाते समय अगर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है तो वो उल्लंघन किया जा सकता है। तो जहां पर 39 या 39 ख और 39 ग आता है वहां अनुच्छेद 14 चला जाता है, आर्टिकल 14 चला जाता है। मतलब जहां पर आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी आते हैं वहां पर आर्टिकल 14 चला जाता है। ये एक अपवाद के स्वरूप में हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कुल मिलाकर जो अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14 है, उसमें विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण देखा, और जो अपवाद हैं चाहे वो राष्ट्रपति, राज्यपाल से जुड़े हुए, सांसदों से जुड़े हुए, या अगर संसद या विधानमंडल अनुच्छेद 39 ख और 39 ग को प्रभावी करने के लिए कोई, मतलब ये दोनों नीति निर्देशक तत्व हैं, ये नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इन नीति निर्देशक तत्वों को 39 ख और 39 ग को लागू कराने के लिए अगर कोई कानून बनाते हैं तो वो कानून खास संदर्भ में है, क्योंकि संपत्ति किसी की सामूहिक रूप से वितरण करना है तो किसी से लिया जाएगा, किसी को दिया जाएगा। तो इस तरह के अगर कानून कोई बनते हैं तो वो अनुच्छेद जो 14 है, 14 है, उसका उल्लंघन नहीं माने जाएंगे। तो अब हम इसी तरीके से समता के अधिकार के अंतर्गत अगले कुछ कानूनों को देखेंगे, और मूल अधिकार एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है
ये कुछ सेगमेंट्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ और वीडियो इससे में जुड़ेंगी। तो इस वीडियो को अभी यहीं पर कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।